हियर वर्सेस लिसन। हियर का मतलब भी होता है सुनना और लिसन का मतलब भी होता है सुनना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हियर का यूज करना है या लिसन का यूज करना है। हियर का यूज हम सुनने के सेंस में तब करेंगे जिसका कोई अर्थ ना हो। मान लो कोई आवाज आपको ऐसे सुनाई दी जिसकी उम्मीद आपको नहीं है, आप सोचे भी नहीं है कि ऐसा आवाज अब मुझे सुनाई देगा, तो उसमें आपको हियर का यूज करना है। अगले एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और लिसन का मतलब भी होता है सुनना जिसका कोई अर्थ है। जैसे आप गाना सुन रहे हो या फिर न्यूज सुन रहे हो तो उसका कोई अर्थ होता है, तो उसमें आपको लिसन का यूज करना है। जस्ट एग्जाम्पल, प्रिया गाना सुन रही है। क्या सुन रही है? गाना सुन रही है। तो गाना वो जानबूझकर सुन रही है, गाना प्ले की होगी तभी तो सुन रही है, तो उसका अर्थ है, उसका मीनिंग है, तो हम उसमें लिसन का यूज करेंगे। बोलेंगे प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए इज एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दिए। लिसन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा दिए तो लिसनिंग हो गया। प्रिया इज लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने न्यूज सुना। न्यूज भी मैंने जानबूझकर सुना ना, मुझे न्यूज सुनना पसंद है तो मैंने जानबूझकर न्यूज सुना, इसका मीनिंग है। तो हम बोलेंगे आई लिसन्ड न्यूज। आई लिसन्ड न्यूज। यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई लिसन्ड न्यूज। मैंने बम की आवाज सुनी। अब आप अचानक बैठे हो घर में, अचानक आपको सडनली आपको बम की आवाज सुनाई दी। आपने उम्मीद की थी कि बम की आवाज आपको सुनाई देगी, आपने उम्मीद नहीं की, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक आपको बम का आवाज सुनाई देगा। तो ऐसे वाले सेंस में आपको हियर का यूज करना है, जिसकी उम्मीद आपको नहीं रहती है लेकिन फिर भी आपको वो सुनाई देती है, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो उसमें हम हियर का यूज करेंगे। यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम बोलेंगे आई हर्ड द साउंड ऑफ बम। आई हर्ड द साउंड ऑफ बम। वो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन रहा था। अब वो घर में बैठा था, अचानक कुत्ता भौंकने लगा तो वो उसका आवाज सुन रहा था। अब उसे नहीं पता था कि कुत्ता कब भौंकेगा, कुत्ता थोड़ी ना बताया था कि हाँ मैं इस टाइम भौंकूंगा, तो ऐसा नहीं, इसकी उम्मीद आपको नहीं थी, तो उस समय हम बोलेंगे ही वॉज हियरिंग द साउंड ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग्स। ही वॉज हियरिंग द साउंड ऑफ बार्किंग ऑफ डॉग्स। तो हियर का यूज आपको कब करना है, लिसन का यूज कब करना है, आपको समझ में आ गया। जिसको उम्मीद नहीं थी आपको, वो अगर आपको आवाज सुनाई देता है तो उसमें हियर का यूज करेंगे। और जिसका कोई मीनिंग होता है, जो आप जानबूझकर वो काम करते हो, किसी से बात करते हो तो उसकी आवाज आप जानबूझ के सुनते हो, तो उस समय आपको लिसन का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या तुमने सुना, इसमें हियर का यूज करना है या लिसन का यूज करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इसी तरह के वर्ड्स के डिफरेंसेस को हम देखने वाले हैं, जो काफी कंफ्यूजिंग होती है। कई बार हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं बट इन वर्ड्स के बीच क्या डिफरेंस है हमें समझ नहीं आता है। तो गाइज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो भी इन वर्ड्स में दिक्कत है, कंफ्यूजन है, वो 100% क्लियर हो ही जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है रूफ। रूफ का मतलब भी होता है छत और सीलिंग का मतलब भी होता है छत। हम जानते हैं ना, रूफ का मतलब भी छत होता है, सीलिंग का मतलब भी छत होता है, लेकिन रूफ का यूज कब करना है और सीलिंग का यूज कब करना है ये भी तो जानना जरूरी है। रूफ का मतलब होता है छत, छत का ऊपरी भाग, जो हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, तो छत का ऊपरी भाग उसे हम कहेंगे रूफ। और सीलिंग, छत के नीचे वाला भाग, जहां पर पंखा लटकता है, वहां पे आप चढ़ तो नहीं सकते, तो उसे हम सीलिंग कहते हैं। वह छत पर चढ़ रहा था, मतलब सीढ़ियों से चढ़ रहा था, तो वो छत के ऊपरी भाग में जाएगा, तो हम बोलेंगे ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। रूफ का यूज हम क्यों किए, क्योंकि छत के ऊपरी भाग में वो जा रहा, छत के नीचे वाले भाग में तो वो नहीं जा सकता, तो ऊपरी वाले भाग में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन द रूफ। रवि छत पर खड़ा है, मतलब छत के ऊपरी भाग में रवि खड़ा होगा, तो हम बोलेंगे रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। रवि वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। पंखा छत पर लगा हुआ है। अब पंखा छत के ऊपरी भाग में तो नहीं लगा रहेगा, छत के नीचे वाले भाग में लगा होगा, जहां पे हम चढ़ नहीं सकते, तो उस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। तो हम बोलेंगे द फैन इज सेट इन द सीलिंग। द फैन इज सेट इन द सीलिंग। पंखा छत पर लगा हुआ है। आकाश छत की पुताई कर रहा है। आकाश छत की पुताई कर रहा है, मतलब छत के ऊपरी भाग की नहीं, निचली भाग की पुताई कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे आकाश इज पेंटिंग इन द सीलिंग।
आकाश इज पेंटिंग इन द सीलिंग। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, बच्चे छत पर शोर कर रहे हैं। इसमें रूफ का यूज होगा या सीलिंग का यूज होगा, ये आपको देखना है। तो गाइस हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ रूफ का यूज करना है, कहाँ सीलिंग का यूज करना है? तो रूफ का यूज हम ऊपरी भाग की बात करेंगे तब करेंगे, और सीलिंग का यूज हम तब करेंगे जब हम छत की नीचे वाले भाग की बात करेंगे तब। नेक्स्ट है स्विम वर्सेस फ्लोट। स्विम का मतलब भी होता है तैरना, फ्लोट के मतलब भी होता है तैरना। फ्लोट का मतलब तैरना जिसे जन्मजात तैरना आता है, जैसे मछली जन्मजात तैरने जानती है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि ऐसे करके तैरो। वो जब से जन्म लेती है तब से वो तैरना जानती है, तो उसमें हम फ्लोट का यूज करेंगे। और स्विम का यूज हम तब करेंगे जो सीखने पर तैरता हो। जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप सीखोगे तभी तैर सकोगे, तो आपको जन्मजात तैरना नहीं आता है तो वहां पे हम स्विम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मछली तैर रहा है, अब मछली पानी में तैर रही है तो उसको तैरना तो आता है, उसे जन्मजात तैरना आता है, तो हम बोलेंगे फिश इज फ्लोटिंग, फिश इज फ्लोटिंग। सांप तैर रहा है, सांप को भी जन्मजात तैरना आता है, उसे तो कोई सिखलाता नहीं है कि सांप ऐसे तैरो, नहीं, सांप तैर रहा है। द स्नैक इज फ्लोटिंग, द स्नैक इज फ्लोटिंग। हम लोग तैर सकते हैं। अब हम लोग जन्मजात तैरना नहीं जानते, हम लोग सीखेंगे तो हम तैर सकेंगे। वी कैन स्विम, वी कैन स्विम। रवि तैरने की कोशिश कर रहा था। रवि एक लड़का है, वो तैरने की कोशिश कर रहा था, उसे तैरना नहीं आता लेकिन उसे तैरने की कोशिश कर रहा था। रवि वॉज ट्राइंग टू स्विम, रवि वॉज ट्राइंग टू स्विम। तो आपको समझ में आ गया, स्विम का मतलब तैरना होता है, लेकिन कब हम यूज करेंगे? जो सीखने के बाद तैरना जानता है, पहले से उसे तैरना नहीं आता लेकिन जब उसे सिखा दिया जाता है तब वो तैरता है, तो उसमें हम स्विम का यूज करेंगे। लेकिन जिसे जन्मजात तैरना आता है, जिसका जन्म हुआ तब से वो तैरना जानता है, तो उसमें हम फ्लोट का यूज करेंगे। जैसे मछली, सांप, मेढक, ये सब जन्मजात तैरना जानते हैं, तो उसमें हम फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है। गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं आपको डिफरेंस वर्ड्स में बता रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए। तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूंगी। नेक्स्ट वर्ड है गो वर्सेस विजिट। गो का मतलब भी होता है जाना और विजिट का मतलब भी होता है जाना। गो का मतलब जाना, बार बार जाना। नॉर्मली तौर पे आप कहीं जाते हो, जैसे स्कूल जाते हो, घर जाते हो, बाजार जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो, जहाँ भी आप नॉर्मली तौर पे जाते हो, बार बार जाते हो, तो वहाँ पे हम गो का यूज करेंगे। लेकिन विजिट का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ कहीं घूमने जाना, मतलब हमेशा आप नहीं जाते हो, कभी कभी जाते हो, तो वहाँ पे हम विजिट का यूज करेंगे। जैसे रवि स्कूल जा रहा है, तो रवि का एडमिशन हुआ स्कूल में, तो वो तो नॉर्मली तौर पे बार बार जाएगा स्कूल, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, नॉर्मली तौर पे वो जाता आता रहेगा, तो हम वहाँ बोलेंगे रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि इज गोइंग टू स्कूल। तो आपको समझ में आया गोइंग का यूज, स्कूल जाने में हम गोइंग का यूज क्यों करते हैं, विजिटिंग का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जहाँ नॉर्मली तौर पे बार बार जाते हैं तो वहाँ पे हम गो का ही यूज करते हैं, इसीलिए हम रवि इज गोइंग टू स्कूल बोलते हैं, ना कि रवि इज विजिटिंग टू स्कूल बोलते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नॉर्मली तौर पे मैं हमेशा दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम गोइंग विथ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग विथ फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। हम लोग लाल किला जाएंगे। अब हम लोग क्या बार बार लाल किला जाते हैं? नहीं, घूमने जाते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है जो हम कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग लाल किला जाएंगे। वी विल विजिट टू द रेड फोर्ट, वी विल विजिट टू द रेड फोर्ट। तो हम कभी कभी जाते हैं ना, इसीलिए विजिट का यूज किए, गो का यूज नहीं किए। क्या तुम कभी ताजमहल गए हो? अब ताजमहल तो हम बार बार नहीं जाते हैं, किसी से कभी कभी घूमने के लिए जाते हैं, तो आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम कभी ताजमहल गए हो? हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल? हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल? तो कभी आप नॉर्मली तौर पे कहीं बार बार जाते आते हैं तो वहां पे गो का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप कहीं घूमने के लिए कभी कभारी जाते हैं तो वहां पे आप विजिट का यूज कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। इसमें गो का यूज होगा या विजिट का यूज होगा, ये आपको देखना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब भी होता है कुछ, दोनों का मतलब कुछ होता है। लेकिन सम का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन।
मतलब आपका जो सेंटेंस होगा पॉजिटिव होगा, उसमें नेगेटिव का जिक्र भी नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, लेकिन वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। और एनी का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विथ एनी नाउन, नाउन के साथ, ठीक है। सम का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एनी का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे उसने कुछ फल खरीदा, तो फल को आप गिन सकता है ना, और यहाँ पर ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव भी है और आप फल को गिन सकते हैं, तो हम बोलेंगे सी बॉट सम फ्रूट, सी बॉट सम फ्रूट। कुछ लड़के यहाँ आ रहे हैं, अब लड़कों को भी आप गिन सकते हैं, और कुछ लड़के हैं पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे सम बॉयज आर कमिंग हियर, सम बॉयज आर कमिंग हियर। उसके पास कोई कलम नहीं है, अब नहीं है आ गया, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसमें तो सम का यूज ही नहीं होगा, इसमें एनी का यूज होगा। हम बोलेंगे ही डज नॉट हैव एनी पेन, ही डज नॉट हैव एनी पेन, पेन हमारा नाउन है। क्या उसके पास कोई किताब है, डज ही हैव एनी बुक, डज ही हैव एनी बुक, क्या उसके पास कोई किताब है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा, इसलिए आपको देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है टू और इनफ। टू वर्सेस इनफ, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत। टू का मतलब भी बहुत, इनफ का मतलब भी बहुत। टू का यूज करेंगे जरूरत से ज्यादा, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो तो उसमें टू का यूज करेंगे। टू एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होगा, यानी कि किसी कार्य की विशेषता को बताएगा या किसी के विशेषण को बताएगा, तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे। और इनफ का यूज वहां करेंगे जितना जरूरत है उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए किसी में कोई क्वालिटीज उतना ही है, तो हम उसमें इनफ का यूज करेंगे। एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ का यूज करेंगे। जैसे वह बहुत ज्यादा थका हुआ है, मतलब जरूरत से ज्यादा थका हुआ है, जितना उसे थका होना चाहिए उससे ज्यादा वो काम करके थका हुआ है, तो हम बोलेंगे ही इज टू टायर्ड। टू के बाद हम एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करना था, तो हमने टू के बाद एडवर्ब का यूज किया। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। प्रिया बहुत लेट है, जरूरत से ज्यादा लेट है। 10 बजे स्कूल का टाइम था, 11 बजे वो स्कूल पहुंची है, तो प्रिया बहुत लेट है, जरूरत से ज्यादा लेट है, तो हम बोलेंगे प्रिया इज टू लेट, प्रिया इज टू लेट। रोहित दौड़ने में बहुत मजबूत है, दौड़ने में बहुत मजबूत है, यानी कि जरूरत से ज्यादा मजबूत नहीं है, जितना जरूरत है उतना मजबूत है, जितना जरूरत है उतना वो मजबूत है, तो हम बोलेंगे रवि इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन, रवि इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उसके विशेषण के बाद, एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज हुआ है। वह बहुत ईमानदार है, जितना जरूरत है उतना वो ईमानदार है, तो बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट इनफ, ही इज ऑनेस्ट इनफ, जितना जरूरत है उतना वो ईमानदार है। स्कूल बहुत दूर है, इसमें टू का यूज होगा या इनफ का यूज होगा, ये आपको समझना है। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज की बात करें तो उसमें टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करें, और जब जितना जरूरत है उतना हो तो उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वांट या फिर नीड। वांट वर्सेस नीड, वांट का मतलब भी होता है जरूरत और नीड का मतलब भी होता है जरूरत। वांट का यूज अब तब करेंगे जब आपको किसी चीज की चाह हो, डिजायर हो, इच्छा हो। जैसे मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ, मैं वहां घूमना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसी इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूँ, तो उसमें हम वांट का यूज करेंगे। और नीड का यूज नेसेसिटी, जरूरत, इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे पानी पीना जरूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम उसमें नीड का यूज़ करेंगे, उसकी ज़रूरत है हमें, तो हम बोलेंगे मुझे दूध की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दूध की ज़रूरत है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब दूध मिलेगा तो पियेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पियेंगे, ये ज़रूरी तो नहीं है। आप अपनी इच्छा बता रहे कि मुझे दूध की ज़रूरत है, आई वॉन्ट मिल्क, आई वॉन्ट मिल्क। वह बर्गर खाना चाहता है, उसकी इच्छा है, डिज़ायर है, तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू ईट बर्गर, ही वॉन्ट्स टू ईट बर्गर। मुझे एक कार की ज़रूरत है। अब ये आप अपनी ज़रूरत बता रहे, अपनी आवश्यकता बता रहे कि मेरा ऑफिस बहुत दूर है, तो मुझे एक कार की ज़रूरत है, आपको इम्पॉर्टेंट है वो कार, तो हम बोलेंगे आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, मुझे कार की ज़रूरत है। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वांट का यूज़ आप अपनी डिज़ायर यानी कि इच्छा बताने के लिए करते हैं, और नीड का यूज़ नेसेसरी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसमें आपको नीड का यूज़ करना है,
ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वर्ड है बिग वर्सेस एल्डर। बिग का मतलब भी होता है बड़ा और एल्डर का मतलब भी होता है बड़ा। अब बिग कहाँ यूज करना है, एल्डर कहाँ यूज करना है, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो बिग का यूज आप तब कीजिएगा जब कोई चीज बनावट में बड़ा हो। जैसे कोई कार है वो बनावट में बड़ा है ना, कोई मकान है वो भी बनावट में बड़ा है। और एल्डर का यूज करना है उम्र से बड़ा। कोई है आपका भाई आपसे बड़ा है, आपकी मम्मी आपसे बड़ी है, आपकी बहन आपसे बड़ी है, तो उम्र में बड़ा होने की बात करेंगे तो हम उसमें एल्डर का यूज करेंगे। बनावट में बड़ा होने की बात करेंगे तो बिग का यूज करेंगे। जैसे यह बड़ा कमरा है। अब कोई कमरा वो बनावट में बड़ा है, आपसे तो बड़ा नहीं हो सकता, बनावट में बड़ा है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बिग रूम। दिस इज अ बिग रूम। वह बड़ा फोन था, दैट वॉज अ बिग फोन। दैट वॉज अ बिग फोन। रवि मेरे बड़े भाई हैं। अब ये उम्र में बड़ा की बात कर रहे तो हम बोलेंगे रवि इज माई एल्डर ब्रदर। रवि इज माई एल्डर ब्रदर। रिया उसकी बड़ी बहन है, रिया इज हर एल्डर सिस्टर। रिया इज हर एल्डर सिस्टर। तो बिग का यूज आप तब कीजिएगा जब कोई चीज बनावट में बड़ा होगा, और एल्डर का यूज तब कीजिएगा जब कोई उम्र में बड़ा होगा। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यह कितना बड़ा पेड़ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज लूज वर्सेस लोस, यानी कि खोना। लोस का मतलब होता है खोना और लूज का मतलब होता है ढीला। दोनों का हिंदी मीनिंग अलग होता है। लोज का मतलब खोना और लूज का मतलब ढीला। तो कभी कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है, इसमें डबल ओ लगता है, इसमें ओ लगता है, तो लिखते वक्त बहुत कंफ्यूजन होती है। तो एल ओ एस सी का मतलब होता है खोना और एल डबल ओ एस सी का मतलब होता है लूज, यानी कि ढीला। थोड़ा ढीला करो। मान लो अपनी रस्सी से कुछ बांधा हुआ है तो आपकी मम्मी आपको समझाते हुए कह रही कि थोड़ा ढीला करो, तो वो बोल सकती है लूज अ बिट। लूज अ बिट। तुमने रस्सी ढीला कर दिया। अब ज्यादा ढीला हो गया तो बोला जा रहा है कि तुमने रस्सी ढीला कर दिया। यू लूज द रोप। यू लूज द रोप। आकाश ने अपना फोन खो दिया। अब यहाँ खोने की बात करें तो हम बोलेंगे आकाश लोस्ट हिज फोन। आकाश लोस्ट हिज फोन। रवि यह किताब खोना नहीं चाहता। रवि डज नॉट वॉन्ट टू लूज दिस बुक। रवि डज नॉट वॉन्ट टू लूज दिस बुक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम्हारा शर्ट ढीला हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लग वर्सेस ब्रेक। प्लग का मतलब भी होता है तोड़ना और ब्रेक का मतलब भी होता है तोड़ना। तो ये कंफ्यूजिंग है, कहाँ प्लग का यूज करना है, कहाँ ब्रेक का यूज करना है। तो प्लग का यूज अब तब कीजिएगा जब फूल पत्ती तोड़ने की बात करें। जो चीज सॉफ्ट होती है ना, जिसको सॉफ्ट चीजों को अगर हमें तोड़ना होता है तो वहाँ हम प्लग का यूज करते हैं। फूल पत्ता बहुत सॉफ्ट होता है, उसे अगर हम तोड़ते हैं तो वहाँ प्लग का यूज करेंगे। और ब्रेक का यूज हम तब करेंगे जब किसी चीज को तोड़ना हो जो हार्ड हो, जैसे चेयर हो गया, फैन हो गया, ये सब हार्ड होता है, उससे तोड़ेंगे तो हम उसमें ब्रेक का यूज करेंगे। मैंने फोन तोड़ दिया। अब फोन हार्ड होता है, सॉफ्ट तो होता नहीं है, तो मैंने फोन तोड़ दिया, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हार्ड चीज के लिए ब्रेक का यूज करेंगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। हम बोलेंगे आई ब्रोक द फोन। आई ब्रोक द फोन। मेरे भाई ने मेरा बाइक तोड़ दिया। बाइक भी हार्ड होता है तो हम बोलेंगे माई ब्रदर ब्रोक माई बाइक। माई ब्रदर ब्रोक माई बाइक। उसने पत्तों को तोड़ा। अब पत्ता सॉफ्ट होता है, उसने पत्ते को तोड़ा। ही प्लग द लीव्स। ही प्लग द लीव्स। रवि फूल तोड़ रहा है। फूल हमारा सॉफ्ट होता है तो हम बोलेंगे रवि इज प्लकिंग द फ्लावर्स। रवि इज प्लकिंग द फ्लावर्स। तो प्लग का यूज हम कब करेंगे, जब कोई सॉफ्ट चीजों को अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें आप प्लग का यूज कीजिएगा। जब कोई हार्ड चीज को आप तोड़ते हैं तो उसमें ब्रेक का यूज कीजिएगा। ठीक है, उसने ग्लास तोड़ दिया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज दिस वर्सेस दैट। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। दिस का यूज हम करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। नियर, जब कोई चीज पास होगी उसमें हम दिस का यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, और दैट का यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जब कोई चीज फार दूर होगी। तो दोनों सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होगा, लेकिन जब कोई चीज पास होगी तो उसमें आप दिस का यूज कीजिएगा। कोई चीज दूर होगी तो उसमें दैट का यूज कीजिएगा। जैसे यह एक कार है। अब किसी ने बोला यह एक कार है, तो सामने कार खड़ी थी तो वो देखकर बोला यह एक कार है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ कार। सामने है, कार सामने है, तो सामने चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज अ कार। यह बहुत अच्छा पेन है। मैंने पेन खरीदा तो आपने मेरे हाथों में पेन देखा तो आपने बोला यह बहुत अच्छा पेन है। तो काफी नियर से आप देख रहे, क्लोज से देख रहे, तो हम बोलेंगे दिस इज अ वेरी गुड पेन। दिस इज अ वेरी गुड पेन। वह एक पेड़ है। वह यानी कि दूर है कोई पेड़, दूर चीजों को दिखाते हुए आप कह रहे हैं कि वह एक पेड़ है। दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री। वह एक कंपनी है। दैट वॉज अ कंपनी।
दैट वाज अ कंपनी। तो पास कोई चीज रहेगी आपकी तो उसमें दिस का यूज कीजिएगा, कोई चीज दूर होगा तो उसमें दैट का यूज कीजिएगा। वह अच्छा कपड़ा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज दिस वर्सेस इट। दोनों का मतलब यह होता है, दिस का मतलब भी यह, इट का मतलब भी यह, लेकिन कब यूज करना है? दिस का प्रयोग आप निर्जीव और सजीव दोनों के साथ कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों के साथ आप दिस का यूज कर सकते हैं। और इट का यूज आप निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कर सकते हैं। इट का प्रयोग समय, ऋतु, वर्ष, महीना, समय, टाइम, ऋतु, सीजन, वर्ष, ईयर, महीना यानी कि मंथ्स, इन सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। यह एक कार है। अब आप घर से बाहर निकले, आपने देखा कार है, तो आप वहां पे बोल रहे यह एक कार है, दिस इज अ कार। अब जरूरी नहीं है, कार तो निर्जीव है ना, निर्जीव के लिए हम इट का भी यूज कर सकते हैं, इट इज अ कार भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है, सजीव के साथ हमेशा दिस का यूज कीजिएगा। यह मेरा भाई है, ये लिविंग थिंग्स है, तो हम बोलेंगे दिस इज माई ब्रदर। यहाँ पर इट का यूज नहीं कर सकते, हम बोलेंगे दिस इज माई ब्रदर। यह एक लैपटॉप है, इसमें इट का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बोलेंगे इट इज अ लैपटॉप। इट इज अ लैपटॉप। ये एक किताब है, इट इज अ बुक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, यह एक आम है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज टू मच। टू मच का मतलब होता है बहुत, टू मैनी का मतलब भी होता है बहुत, अ लॉट ऑफ का मतलब भी होता है बहुत। लेकिन टू मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, टू मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे तुम्हें बहुत सारे काम है। अब काम को आप गिन सकते हो ना, कितना काम है? एक काम है सिर्फ बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, क्या आप सारे काम को गिन सकते हो? तो उसमें हम बोलेंगे यू हैव टू मेनी वर्क्स। यू हैव टू मेनी वर्क्स। अंकित के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम बोलेंगे अंकित हैज अ लॉट ऑफ मनी। अंकित हैज अ लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब दर्द को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो उसमें हम टू मच का यूज करेंगे, आई एम हैविंग टू मच पेन। रमेश के पास बहुत सारी किताबें हैं, रमेश हैज टू मैनी बुक्स। रमेश हैज टू मैनी बुक्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसके पास बहुत ज्ञान है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज सो वर्सेस सच। दोनों का मतलब होता है बहुत। सो का मतलब भी बहुत और सच का मतलब भी बहुत। सो के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं तो वो बहुत होता है, और सच के बाद हम नाउन के यूज करेंगे। यानी कि जहां पे आप सो का यूज करें उसके बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा ही, और सच का आप यूज जहां करें उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है। रवि बहुत लंबा है, रवि सच अ टॉल मैन। रवि सच अ टॉल मैन। यह बहुत महंगा कार है, इट इज सच एन एक्सपेंसिव कार। इट इज सच एन एक्सपेंसिव कार। राहुल बहुत लंबा है, राहुल इज सो टॉल। टॉल एडजेक्टिव हो गया, हम बोलेंगे राहुल इज सो टॉल। यह बहुत महंगा है, इट इज सो एक्सपेंसिव। इट इज सो एक्सपेंसिव। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, यह कार बहुत अच्छी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप गाइज आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।